हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने 3D वेक्टर में स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम प्लेन के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो क्लास होगी उस क्लास में हम स्ट्रेट लाइन और प्लेन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सब क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देखें। सबसे पहला फॉर्मूला, पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्लेन होता क्या है। तो एक ऐसा सरफेस, एक ऐसी सतह जिस पे मिनिमम 2 पॉइंट खींच के उनके बीच लाइन बनाई जा सकती है, उसको हम कहते हैं प्लेन। जैसे ये बुक आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये एक प्लेन है। इसमें जितने भी पेज दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? ये भी एक प्लेन यानी समतल है। तो आप समझ चुके होंगे समतल क्या होता है। अब देखें, सबसे पहला अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण क्या होता है? अंतःखंड रूप में समतल के समीकरण को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखें, ये एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अंतःखंड रूप में हमें समतल का समीकरण निकालना है। मैंने एक इधर समतल बना लिया है, ये 3 पॉइंट से होकर जा रहा है। ये मूल बिंदु है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस सी है। तो अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण जैसे आपने 2D में पढ़ा था ना, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, इसमें अब 3D हो गया तो केवल एक वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल 1। ये होता है अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। क्लियर है? नेक्स्ट फॉर्मूला अविलंब रूप में समतल का समीकरण। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं अविलंब यानी नॉर्मल क्या होता है। तो जैसे कुछ भी हो, एक जैसे हमने प्लेन नहीं लिया, एक सर्कल ले लिया, ये इसकी स्पर्शी है, ये इसकी स्पर्शी है। तो स्पर्शी पर जो लंब होता है, कोई प्लेन भी है और ये प्लेन की स्पर्शी है जो उसको स्पर्श कर रही है, तो टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होता है उसी परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? अभिलंब। यानी अभिलंब क्या होता है? स्पर्शी पे जो लंब होता है उसको अभिलंब कहते हैं। अब देखते हैं इस अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। तो देखें, एक मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एक प्लेन को ड्रॉ किया है। अब देखें, इधर मैंने एक वेक्टर मान लिया है, एन वेक्टर मान लिया है। ये जो एन है ये एक यूनिट वेक्टर है और इसकी लेंथ है डी। तो ओ एन वेक्टर कितना हो जाएगा? वेक्टर ओ एन हो जाएगा डी एन क्यूब। अब मैंने क्या किया, इस एन पर एक परपेंडिकुलर खींचा, इस पॉइंट को ले लिया P, ये हो गया OP वेक्टर। तो OP वेक्टर को मैंने मान लिया ये है वेक्टर R। अब मैंने इधर से क्या खींचा? परपेंडिकुलर खींचा। तो परपेंडिकुलर खींचा तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो NP है वो क्या है? ON पे परपेंडिकुलर है। NP अगर ON पे परपेंडिकुलर है तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो आपने क्या सीखा है कि उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा 0। अब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो हमें जरूरत पड़ेगी NP की। तो NP हम कैसे लाएंगे? N2P जाना है, N2P जाना है तो N से हम O आएंगे और फिर O से कहाँ निकल जाएंगे? P। यानी NP वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा? OP जो हमारा वेक्टर R है और NO यानी माइनस जाएगा डायरेक्शन DN कैप। अब मैंने ये वैल्यू इधर पुट करे दे रहा हूं, तो NP का वैल्यू रखा मैंने वेक्टर R माइनस DN कैप और ON का वैल्यू मैंने कितना रखा? DN कैप। D एक लेंथ थी, 0 तरफ पहुंची, N कैप का मल्टीप्लाई किया, RQ डॉट N कैप माइनस DN कैप इक्वल 0। ये N कैप इंटू N कैप हो जाएगा N कैप का स्क्वायर, N कैप इंटू N कैप, और उसको हम कुछ ऐसे बना पाएंगे। अब मैंने क्या लिया था? एन कैप एक यूनिट वेक्टर लिया था। एन कैप अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। तो इसके जगह हम कितना पुट कर देंगे? 1। तो आर कैप डॉट एन कैप इक्वल हमें क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। अब इधर जो एन है, एन कैप क्या है? अभिलंब है और
डी जो है, डी क्या है, मूल बिंदु से दूरी है। एन कैप एक अभिलंब है, एकक सदिश है, और डी मूल बिंदु से दूरी है। अब ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। काय का वेक्टर फॉर्म हो गया, अभिलंब रूप में समतल के समीकरण का। इसका अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म पता करना हो तो कार्तीय समीकरण कैसे पता करेंगे, आर को हम क्या रखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और एन कैप को कितना रखेंगे, एन कैप। ये डायरेक्शन कोसाइन है तो इसको हम रखेंगे, रख के ही दिखा दिया, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और इस एन कैप को रख दूंगा मैं एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप इक्वल डी। मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल डी। तो ये जो है ये अभिलंब रूप में जो समतल का समीकरण है उसका कार्टेशियन फॉर्म है, और ये उसका वेक्टर फॉर्म है। कैसे बना है वो मैंने दिखा दिया, इस पर क्वेश्चन हम अगली क्लास में करने वाले हैं। क्लियर है? देखें तो नेक्स्ट फॉर्मूले को, एक दिए गए सदिश के लंबवत तथा एक सदिश से जाने वाले समतल का समीकरण, यानी ए से जाने वाले एक वेक्टर होगा जिससे जाने वाले, और एक और वेक्टर होगा जिसके अभिलंब समतल का समीकरण हमें फाइंड करना है। तो पहले तो इसको अपन लोग समझते हैं ये कह क्या रहा है। देखो तो कह रहा है कि हमें एक प्लेन की इक्वेशन हमें पता करनी है। तो एक प्लेन मैंने खींच लिया, इस प्लेन की मुझे इक्वेशन पता करनी है, लेकिन क्या कह रहा है, जिस प्लेन की हमें इक्वेशन पता करनी है वो एक वेक्टर से जा रहा है, हमको गिवन है। जैसे वेक्टर ए से जा रहा है, मैंने मान लिया ये वेक्टर ए से जा रहा है। अब वेक्टर ए से जा रहा है तथा एक सदिश है जिसके परपेंडिकुलर है, तो एक सदिश है जिसके परपेंडिकुलर है, तो मैंने ये परपेंडिकुलर एक सदिश ले लिया। इस सदिश का नाम दे दिया मैंने वेक्टर एन, इस सदिश का नाम दे दिया मैंने वेक्टर एन नाम दे दिया। अब देखो इस पॉइंट पे मैंने एक पॉइंट माना बी और इस वेक्टर को मान लिया कितना, आर। तो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है, या जो सी डी है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, है परपेंडिकुलर। तो आपने क्या सीखा है, वेक्टर जब कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। कॉस थीटा के फॉर्मूले से पता चल जाता है। अब ए बी को हम कैसे पता करेंगे, आर माइनस ए बी यानी बी माइनस बी का स्थिर सदिश माइनस ए का स्थिर सदिश, सी डी, और सी डी वैक्टर मैंने कितना लिया है, सी डी वैक्टर मैंने कितना लिया है, वेक्टर एन लिया है, क्योंकि इधर क्या है, एक दिए गए सदिश के लंबवत, ये जो सी डी है इसी के परपेंडिकुलर है, एक पॉइंट के लंबवत थोड़ी ना होगा, एक सदिश के, तो सी डी वैक्टर एन है। तो इधर मैंने वैल्यू पुट की तो मुझे क्या मिल गया, आर माइनस ए डॉट एन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर डॉट एन इक्वल ए डॉट एन, एक ही चीज है, चाहे ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें। तो ये था वेक्टर ए से जाने वाले और वेक्टर एन पर लंबवत समतल का समीकरण। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको बना लेते हैं। तो जैसे मैंने पिछले फॉर्मूले में किया था, आर यानी एक्स आई वाई जे जेड के, और ए यानी A1 A2 A3, तो इधर क्या होगा, एक्स माइनस, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस A1 वाई माइनस A2, या ऐसे भी ना लिखना हो तो इस वेक्टर ए को मैंने लिख दिया x1i x2j और x3k, और इस वेक्टर एन को मैंने लिख दिया ai bj और ck। तो इधर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। अब वेक्टर n का डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर n यानी a b c, तो इधर a आ जाएगा, इधर b आ जाएगा, इधर c आ जाएगा। आप अच्छे से लिख के देख सकते हैं। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक प्लेन की इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्म, इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा आपको पड़ेगी। a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू z माइनस z1। इसमें जो x1 y1 z1 है ये किसको शो कर रहा है, जिस पॉइंट से वो प्लेन जा रहा है, और इसमें जो a b c है वो क्या है, वो इस अभिलंब, ये जो अभिलंब है उसकी इक्वेशन है। ये जो अभिलंब है वो वेक्टर दिया गया है ai bj और ck, n c d पूरा है। क्लियर है यहाँ तक?
अब नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं, 3 बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। तो देखें ये 3 पॉइंट ऐसे गिवन होंगे, इक्वेशन हमें फाइंड करनी है प्लेन की। अब ये वाला प्लेन हम कैसे उड़ाएंगे, तो देखें अभी मैंने सिखाया कि एक पॉइंट से जो प्लेन जाए उसकी इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स माइनस x1, ऐसे आगे कंटिन्यू बढ़ाएं, b y माइनस y1 और c z माइनस z1। ये इक्वेशन होती है एक पॉइंट से जाने वाले प्लेन की। इसमें जो ABC है वो क्या होता है, इसमें जो ABC होता है वो अभिलंब होता है, इसकी लेंथ होती है, ये वेक्टर होता है, और एक पॉइंट होता है जो A से जो x1 y1 z1 से जा रहा होता है। अभी कितने पॉइंट हैं, ऐसे अपन को 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो ये तो हो गया एक पॉइंट से जाने वाले। अब हमें वही प्लेन की इक्वेशन पता करनी है, वो पहले से भी होकर जा रहा है, दूसरे से भी होकर जा रहा है और तीसरे पॉइंट से भी होकर जा रहा है। तो अगर ये सेकंड पॉइंट से होकर जा रहा है तो ये जो पॉइंट है इस पर स्थित होगा कि नहीं होगा, अगर उससे होकर जा रहा है तो उस पर स्थित होगा। तो इस पॉइंट को मैंने इस प्लेन पर स्थित करवा दिया, इस प्लेन पे रखा तो हमें क्या मिला, एक्स वाई जेड के वैल्यू रखेंगे तो हमें मिला x2 माइनस x1 प्लस b y2 माइनस y1 और इधर हो जाएगा c z2 माइनस z1, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है इतना। अब जैसे इस पॉइंट को इस प्लेन पे स्थित किया, ऐसे ये वाला पॉइंट भी इस प्लेन पे स्थित होगा, तो इसको भी रखो तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड की जगह इधर हम रखेंगे x3 और इधर रखेंगे y3 और इधर रखेंगे z3। तो जैसे मैंने ये वैल्यू रखी तो अब देखो ये जो 3 इक्वेशन बन गई हैं इसका मैं एक डिटर्मिनेंट बना लेता हूँ। तो इन 3 इक्वेशन का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, इन 3 इक्वेशन का डिटर्मिनेंट आ जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ऐसे सिमिलर इसको भी मैंने इधर पुट कर दिया। तो देखो ये जो है ये हो गई है फॉर्मूला, रेडी हो चुका है 3 पॉइंट से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ये तो हो गई है कार्टेशियन फॉर्म, आप सीधा वैल्यू रखेंगे आंसर पाएंगे, फॉर्मूला याद रखिए। अब इसका वेक्टर फॉर्म बनाना चाहें तो देखें ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के लिए मैंने तब क्या लिखा था, r माइनस ए, याद है इस इक्वेशन के लिए क्या लिखा था, r माइनस ए। अब r माइनस ए डॉट इसमें मैंने क्या किया, x2 माइनस x1, तो 2 वेक्टर थे, ये वेक्टर ये a ये b और ये c, तो मैंने इधर x2 माइनस x1 किया, यानी मैंने क्या किया, वेक्टर b माइनस वेक्टर a, x2 माइनस x1 इधर x3 माइनस x1, यानी अब मैंने इधर किया c माइनस a, तो इक्वल 0। तो ये जो मैंने लिखा है ये हो गया है वेक्टर फॉर्म, ये हो गया है वेक्टर फॉर्म, ये हो गया है कार्टेशियन फॉर्म। दोनों आपको याद रहने चाहिए, इससे लगाओगे जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो ये था 3 बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। अब देखें नेक्स्ट फॉर्मूला, एक पॉइंट से जाने वाले तथा दो असमांतर सदिशों के, 2 असमांतर सदिशों के समांतर समतल का समीकरण। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वेक्टर ए एक पॉइंट हो गया से जाने वाले तथा 2 असमांतर सदिश बी और सी के समांतर समतल का समीकरण, ये हमें पता करना है। तो देखें इसको इमेजिन करते हैं पहले तो ये एक समतल है जिसकी इक्वेशन हमें पता करनी है, वो कहाँ से जा रहा है, ए से जा रहा है, यानी उस पर एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है। अब ये एक पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 असमांतर सदिश बी और सी हैं। अब ये जो समतल है, जो 2 सदिश हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं है, लेकिन वो दोनों सदिश किसके समांतर हैं, वो इस समतल के समांतर है। आप जैसे इमेजिन कर लो, एक सदिश को मैंने ये इमेजिन कर लिया, इधर ये सदिश बी हो गया, एक सदिश बी हो गया, ये सदिश बी इस समतल के समांतर है। तो अगर हमें कोई भी प्लेन की इक्वेशन पता करनी है तो मैंने अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या बताया था, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, r माइनस ए डॉट एन इक्वल 0, यही बताया था प्लेन की इक्वेशन। अब इसमें a क्या था, a था एक पॉइंट जिससे होकर जा रहा था वो प्लेन, और n क्या था, n था उस पे परपेंडिकुलर, n था उस पे परपेंडिकुलर। बस इतनी सी बात है कि अगर आपको ये सब पता है तो प्लेन की इक्वेशन आप पता कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में अपन को क्या क्या पता है, एक पॉइंट तो है, तो ये चीज़ तो कॉमन हो गई, r माइनस ए तो हमें मिल ही चुका है, r माइनस ए तो मिल ही चुका है। अब हमें केवल क्या पता करना है, इस अभिलंब को मैं जैसे आगे बढ़ा दूँ, अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये तो वही अभिलंब भी होगा, 90 मिलेगा। अब
ऐसा एक और वेक्टर है जो, अब इमेजिन कर लो C है, इधर तो इसके साथ नहीं है, लेकिन एक और वेक्टर जैसे C होता, तो C होता, वो भी क्या होगा, वो भी इसके अभिलंब होता। तो अच्छा, अब एक बात बताइए कि एक वेक्टर जो हमें पता करना है वो दो वेक्टर के लंबवत है, तो उसको हम कैसे पता करते थे? हमें क्या पता करना है? ये n पता करना है, ये n पता करना है। ये n जो है वो b के भी लंबवत है और n c के भी लंबवत है। अगर n b और c दोनों के लंबवत है तो n हमारा क्या होगा? n हमारा होगा b क्रॉस c, i क्रॉस j इक्वल k। यही सीखा था। अगर n b के भी लंबवत है, n c के भी लंबवत है, तो n क्या होगा? उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो इधर जो n था वो केवल क्या हो जाएगा? अब b क्रॉस c हो जाएगा। तो ये बन गया फॉर्मूला। क्लियर है? समझ पा रहे हैं कि एक पॉइंट से जा रहा है और दो सदिशों के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा? r माइनस a डॉट b क्रॉस c होगा। अब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन को बिल्कुल याद रखें क्योंकि वो जल्दी आंसर देगी। अब r माइनस ए है तो अब मैंने पॉइंट माना है a1 a2 a3, तो क्या हो जाएगा? x माइनस a1, y माइनस a2, z माइनस a3, और b को b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल 0। ये हो गई कार्टेशियन इक्वेशन। बिल्कुल याद रखें। क्वेश्चन देखें, फॉर्मूला लगा दें, आंसर पाएं। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो समतलों के बीच का कोण अब हम कैसे पता करेंगे? तो देखें, समतल की इक्वेशन आप समझ चुके होंगे कि क्या होती है। r डॉट एन इक्वल, मैंने जो a डॉट एन बताया, a डॉट एन यानी एक वैल्यू, तो उसको मैंने लिख लिया d। तो एक इक्वेशन ये दी गई है और ऐसे दो समतल हैं तो r डॉट n2 वेक्टर इक्वल d2। ये दो समतल की इक्वेशन हमें दी गई है, हमें इनके बीच का कोण निकालना है। तो n1 और n2 क्या है? इधर n1 और n2 अभिलंब है, यही drs होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं। तो समतलों में दिक् अनुपात यही है। अगर हमें एंगल पता करना है तो केवल dr से मतलब होता था। तो cos थीटा इधर कितना हो जाएगा? एक वेक्टर, ये एक दूसरा वेक्टर a डॉट बी अपॉन, जो हमने फॉर्मूला सीखा है, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इधर कितना हो जाएगा? a1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। तो ये हो जाएगा दो समतलों के बीच का कोण। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें है जो बहुत क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। पहले तो मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म को लिख देता हूँ। तो कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी? कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर की इक्वेशन पहले तो a1x b1y प्लस c1 z प्लस डी या इक्वल डी, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल 0। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है। हमें एंगल निकालना है तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर का रूट, ऐसे सिमिलर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर और b3 स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ये तो हो गए एंगल की बात। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुने। दो समतल अगर परपेंडिकुलर होंगे, दो समतल अगर परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90 होगा और cos 90 हो जाएगा 0। तो दो समतल जब परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा कि उनके डीआर्स का मल्टीपल कितना होगा? 0 होगा। उन दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। बिल्कुल याद रखना, जब दो समतल कैसे हों? दो समतल लंबवत हों। बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना। यदि दो समतल लंबवत हैं तो n1 और n2 का गुणनफल डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। अच्छा बताइए, दो प्लेन अगर पैरेलल हैं, बहुत से क्वेश्चन में ऐसे देखने को मिलेगा कि दो प्लेन पैरेलल हैं। तो जब दो प्लेन पैरेलल हैं तो जो पहले प्लेन का dr है वही दूसरे प्लेन का dr होगा। जो पहले प्लेन का दिक् अनुपात है वही दूसरे प्लेन का अधिक अनुपात होगा, क्योंकि अगर वो पैरेलल हैं तो सेम रेशियो में होंगे। तो जब समांतर हैं तो दिक् अनुपात कैसा होगा? दिक् अनुपात बराबर होगा। दिक् अनुपात जो पहले प्लेन का है वही दिक् अनुपात उसी रेशियो में दूसरे प्लेन का दिक् अनुपात होगा। तो लंबवत है तो दिक् अनुपातों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर समांतर हैं तो सेम दिक् अनुपात होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला है दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। तो दो समतल हमें ऐसे गिवन है और
ये वेक्टर फॉर्म में, ये कार्टेशियन फॉर्म में, ऐसे दो समतल हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, वो दो समतल की प्रतिच्छेदन रेखा है उससे जाने वाले समतल का समीकरण। प्रतिच्छेदन क्या होता है जानते हैं। अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, केवल कुछ नहीं करना है, बस इतनी सी बात है, r डॉट n1 माइनस d1 एक प्लेन प्लस लैम्डा r डॉट n2 माइनस d2 इक्वल 0। ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अब दूसरा पता कर रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म कितना हो जाएगा, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल 0। यानी एक शब्द में इस बात को ख़त्म कर दूं तो एक प्लेन ए है, सपोज कर लीजिए, एक दूसरा प्लेन बी है, तो इन दोनों की अब प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ए प्लस लैम्डा बी इक्वल 0। ए प्लस लैम्डा बी इक्वल 0। क्लियर। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, कोण हमें निकालना है एक रेखा और एक समतल के बीच का। मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये चीज़ सिखाई दे रहा हूँ। तो एक प्लेन आपको दिखाई दे रहा है रेड मार्कर से, एक प्लेन है और ये उस प्लेन का अभिलंब है, यानी प्लेन की इक्वेशन r डॉट n इक्वल d है। तो ये जो n है वो क्या है, वो अभिलंब है, नॉर्मल है। अब एक लाइन है, जिस लाइन को मैंने ये OA से शो किया है, एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन है वेक्टर r इक्वल वेक्टर a प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो हमें पता क्या करना है, एक रेखा और एक समतल। तो ये समतल हो गया, ये प्लेन, यानी हमें ये वाला एंगल पता करना है। इस एंगल को लिख लिया मैंने थीटा। तो अगर मुझे ये एंगल पता करना है तो इस एंगल तक मैं कैसे आऊँगा, तो अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, पूरा एंगल 90 है, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर हमें ये थीटा पता करना था तो दो वेक्टर तो गिवन होने चाहिए, दो वेक्टर के बीच का कोण निकालते हैं ना, तो दो वेक्टर। क्या हमें OB के बारे में इसमें कहीं जानकारी है, OB के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। अगर हमें समतल की इक्वेशन गिवन होती है तो हमें किसकी जानकारी होती है, उसके नॉर्मल की, अभिलंब की। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एंगल पता कर रहे हैं OA और OC के बीच का कोण। OA और OC के बीच का कोण पता कर रहे हैं हम। OA और OC के बीच के कोण को कैसे पता करेंगे, तो हमने इधर लगाया cos थीटा। अब इधर जो थीटा है वो एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। OA और OC के बीच का कोण कितना है, 90 माइनस थीटा। cos थीटा क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन उनके मैग्नीट्यूड। तो देखो ये जो है, ये वेक्टर क्या है n, ये वेक्टर क्या है n। अब ये जो है लाइन में जो हम एंगल निकालेंगे तो मतलब हमें किससे होगा, dr से, दिक अनुपात से। तो दिक अनुपात कितना है, b। तो n डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल हमें इतना मिल जाएगा, यानी थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स n डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n और मैग्नीट्यूड ऑफ b। क्लियर हो रहा होगा कि एक रेखा और एक समतल के बीच के कोण में कॉस नहीं आएगा, साइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें ये वेक्टर तो पता ही नहीं है, तो इस वजह से हमें अभिलंब पता है और ये एंगल थीटा है तो ये 90 है, तो 90 माइनस थीटा। तो बिल्कुल इस फॉर्मूले को याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आप लोग क्या करते हैं, चीज़ों को रट लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे वो एक जो सेम टू सेम क्वेश्चन होता है वो तो बन जाता है, लेकिन उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो नहीं बनते हैं। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, देखिए एक बिंदु से समतल पर लंब की लंबाई हमें पता करनी है। तो इमेजिन करते हैं, एक बिंदु से, एक पॉइंट हो गया इधर से, अब एक समतल है, इस समतल पर हमें क्या पता करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यानी ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो हमें क्या पता करना है, हमें AB को पता करना है कि AB की लेंथ क्या होगी। तो अब देखो इधर A है तो मैंने एक वेक्टर मान लिया A, इस C पॉइंट पे मैंने एक वेक्टर को मान लिया R। अब मैंने इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मैंने अगर मिला दिया और ये जो समतल है उसकी इक्वेशन है r डॉट n इक्वल डी। एक समतल की इक्वेशन r डॉट n इक्वल डी, एक पॉइंट, एक बिंदु से, यानी किधर से, A से r डॉट
n इक्वल डी पर लंब की लंबाई, यानी हमें क्या पता करना है, ए बी को पता करना है। अब कुछ याद आ रहा है इसको देखकर? आपने प्रक्षेप निकालना कैसे सीखा था? मैंने पिछले क्लास में आपको प्रक्षेप निकालना बताया था कि प्रक्षेप होता क्या है और कैसे निकालते हैं। तो देखो ये जो AC है, इधर से टॉर्च लगा दो ना तो ये परपेंडिकुलर तो है ही है, यानी इसकी जो छाया है वही तो AB है, AC की जो छाया है वही तो AB है। तो हमें जो AB की डिस्टेंस निकालनी है वो क्या है, AC का AB पर प्रक्षेप है, AC का AB पर, अब प्रक्षेप ही तो है वो, AC का AB पर प्रक्षेप। तो हम कैसे निकालेंगे, AC डॉट वेक्टर AB अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB। तो सबसे पहले हमारा AC क्या होगा, AC यानी R माइनस है, C माइनस है यानी R माइनस A। अब AC तो मिल गया, AB क्या होगा, तो AB क्या होता है, AB जो है उसका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, जो अविलंब होता है। तो AB का डायरेक्शन रेशियो कितना है, n है। तो मैं इधर वैल्यू पुट करूं तो देखो कितना होगा, AC यानी R माइनस A और AB यानी वेक्टर n अपॉन डिटर्मिनेंट वो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। अब इधर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, R डॉट n माइनस A डॉट n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। अब R डॉट n कितना है, R डॉट n वेक्टर है D, तो मैं इसको कितना लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा D माइनस A डॉट n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। इसको मैं ऐसे या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, A डॉट n माइनस D अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो ये जो है ये क्या है, एक पॉइंट से एक समतल पर लंब की लंबाई। बिल्कुल फॉर्मूला कैसे बनता है ये तो याद रखना ही रखना है, साथ में फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो फॉर्मूला तो आपको 100% वो तो याद करना ही करना है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये निकला कहाँ से। इसमें जो A है वो कौन सा पॉइंट है, जिस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर रहे हैं। और ये जो N और D आपको कहाँ से मिलेगा, N और D आपको मिलेगा समतल से मिलेगा। सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अब देखिए कार्तीय समीकरण एक बिंदु से एक समतल पर लंब की लंबाई का, तो पॉइंट है x1 y1 z1 और एक जो समतल है प्लेन की इक्वेशन ax by cz प्लस d इक्वल 0। तो अपन ने अभी क्या सीखा, a डॉट n माइनस d, a डॉट n, तो n ये है और ये है, डॉट प्रोडक्ट करना है तो कितना हो जाएगा, ax1 b y1 प्लस c z1 प्लस d। अब प्लस डी इधर ही लिखा है तो प्लस डी बराबर से आता है तो माइनस हो जाता है। तो अब अपोन में क्या, अपोन में अपन को करना था मैग्नीट्यूड ऑफ n, तो मैग्नीट्यूड ऑफ n करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी एक बिंदु से एक समतल पर लंब की लंबाई। इसको याद रखिए, तुरंत आंसर पाइए। अब अगर दो समांतर समतल होंगे तो समांतर समतल होंगे तो ABC तो इक्वल ही होंगे, केवल वो D1 और D2 होंगे। तो हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और मूल बिंदु से इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो जैसे आपने 2D में पढ़ा था ना, मूल बिंदु से एक रेखा की दूरी C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्योंकि पॉइंट तो 0 0 हो गया, इसमें ट्रिपल 0 हो गया, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, D1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे इधर डिस्टेंस कितनी आएगी, D2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब दोनों मूल बिंदु से पता किए हैं, एक समतल और दूसरा समतल, तो जैसे एक समतल इधर था और दूसरा समतल इधर था। अब मूल बिंदु से पहले मैंने ये डिस्टेंस पता कर ली, फिर ये डिस्टेंस पता कर ली, तो अब मैं इस बड़ी डिस्टेंस में से इस छोटी डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो इसमें से अभी मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा D1 माइनस D2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं पूरी वीडियो में, कुछ और कॉन्सेप्ट हैं। तो जो कॉन्सेप्ट हैं, अब जो क्वेश्चन की वीडियो मैं लेके आऊँगा, उन क्वेश्चन के साथ उन कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल आप आसानी से समझ पाएंगे। एक एक क्वेश्चन, एक एक फॉर्मूले पे मैं क्वेश्चन को लगवाऊंगा और कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर अगली वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।